नमस्कार। आप सुन रहे हैं माइक्रोमिटी का विशेष पॉडकास्ट इंदौर से भारत तक। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी यात्रा केवल करियर की नहीं, विचारों, मूल्यों और नेतृत्व की है। श्री अश्विंदर आर सिंह, बीसीडी ग्रुप के वाइस चेयरमैन, उस समूह के स्तंभ जिनके निर्माण में भारत का सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट जैसी ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। एनारॉक के सह संस्थापक, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे संस्थानों के अनुभवी बैंकर, सीआईआई रियल एस्टेट के समिति के अध्यक्ष और उन गिने चुने लीडरशिप में से एक जिन्होंने रियल एस्टेट को एक पेशा नहीं, एक मिशन बना दिया है। लेकिन उनकी सबसे गहरी पहचान स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल श्री सरिंदर जी के पुत्र के रूप में, जिनकी सेवा, शौर्य और मूल्य आज भी उनके व्यक्तित्व में गुंजते हैं। वो लेखक हैं जिनकी किताबें भारत के हजारों युवाओं, शार्क टैंक और निवेशकों के लिए ज्ञान की रोशनी है। वो लीडर हैं जो विकास को सिर्फ स्क्वायर फीट में नहीं, सोच और नीयत में नापते हैं। आज वो बेंगलुरु से हमारे शहर इंदौर आए हैं और इस माइक्रोमिटी मंच से हम रियल एस्टेट के भविष्य, नेतृत्व की गहराई और उस सोच पर चर्चा करेंगे जो भारत को बनाती है। अश्विंदर जी, आपका इंदौर में माइक्रोमिटी के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सर, आपका इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। और इंदौर जैसे टीयर 2 सिटी में बेंगलोर से चलकर आना, इसके लिए तो मैं आपको पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शहर को इसकी बहुत ज़रूरत है। आपका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ कि एज ए बैंकर से आप रियल एस्टेट में सर जैसे आ गए, और हमारे यहाँ यूथ है जो अभी भी प्रोफेशनल वाइट कलर जॉब्स में लगा है, तो रियल एस्टेट को वो प्रोफेशनल वाइट कलर जॉब मानता नहीं। सर, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने तो आपको पहले भी बताया था, मैं तो सीखने आया हूँ और जितना मैंने अभी आपके साथ टाइम बिताया है, आई थिंक मुझे 3-4 हफ्ते लगेंगे टू प्रोसेस जो जो हमने डिस्कशन की, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सी, बैंकिंग से मैं रियल एस्टेट में कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता। एंड मैंने सबसे ज़्यादा काम सिटी बैंक के साथ किया। करते 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 आई वॉज अब्रॉड ऑल्सो। फॉर सम पर्सनल रीजंस मुझे इंडिया आना पड़ा। एंड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है हु वर लुकिंग फॉर समबडी इन जिसने बैंकिंग या स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किया हुआ, एंड दे वर एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट। So that is how I got into real estate, because real estate बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था उस समय। उस समय तो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। मैं 2012 में आया रियल एस्टेट के अंदर, एंड कंपनी का नाम था इंडिया होम्स, एंड दैट वाज द फर्स्ट कंपनी जहाँ पर हमने $25 मिलियन रेज किया, उससे भी ज़्यादा। इट वाज अ पैन इंडिया प्रॉपटेक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहाँ पर हम 7 शहरों में थे, और लीडिंग डेवलपर्स के हम प्रोजेक्ट्स बेचते थे। सो दैट इज़ द वे आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। और फिर उसके आगे यू नो। सर, आपने 2012 में प्रॉपटेक वर्ड यूज कर लिया, तब प्रॉपटेक का मीनिंग क्या होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉपटेक का मीनिंग होता था, हम उसको बोलते थे आयोका, इनिशिएट ऑनलाइन, क्लोज ऑफलाइन। ओके। और उस समय डिजिटली लीड्स जनरेट होती थी। उस समय आई डोंट थिंक फेसबुक भी था। लॉट ऑफ लीड्स यूज्ड टू गेट जनरेटेड ऑब्वियसली थ्रू गूगल, एंड एसएमएस के थ्रू बहुत लीड्स जनरेट होती थी। सो हमारा जो प्रोसेस था वो था कि वी विल इनिशिएट ऑनलाइन, लीड्स जनरेट करेंगे, कोल्ड कॉलिंग कोई नहीं करेगा। जो पूरी टीम हमने बनाई थी वो जनरली हमने बैंकर्स हायर किए थे, इंश्योरेंस कंपनी से लोग हायर किए थे, और हॉस्पिटैलिटी से किए थे। बिकॉज आई डिडंट वांट के जो रियल एस्टेट की बुरी आदतें हैं वो दोबारा से इसके अंदर आ जाए, बिकॉज बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। फिर हमने उनको ट्रेन किया, फिर हमने एक प्रोसेस बनाया, एक फनल बनाया उस समय। सो इट वाज रन लाइक अ बैंक। उस प्रोसेस का नाम था इमसॉक, इनसॉक। इन्वेंट्री, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, कलेक्शंस। ओके। सो इन्वेंट्री की टीम अलग थी, मार्केटिंग की अलग थी,
सेल्स की अलग थी, ऑपरेशंस की अलग थी, कलेक्शंस की अलग थी। जिस तरह से एक बैंक चलता है, ओके। बैंक में मॉर्गेज बिजनेस होता है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस होता है, पर्सनल लोन बिजनेस होता है, ब्रांच बैंकिंग बिजनेस होती है। सो दे ऑल ऑपरेट लाइक दैट। हम्म, तो जो इन्वेंट्री की टीम थी वो डेवलपर के पास जाके इन्वेंट्री लेके आती थी, जो ओके। मार्केटिंग की टीम थी वो लीड जनरेट करती थी, जो सेल्स की टीम थी वो लीड को कन्वर्ट करती थी, जो ऑपरेशंस की टीम थी वो सेल्स की टीम फाइल लाके ऑपरेशंस को देती थी, वो पूरा चेक करके डेवलपर को इनवॉइस करती थी, और फिर कलेक्शन की टीम डेवलपर के पास जाके कलेक्ट करती थी। ओके। फिर हमने एक सेल्स का फनल बनाया जिसको हम बोलते थे फॉर्म फिल। फॉर्म फिल मतलब अगर आपने गूगल से लीड जनरेट की है, फॉर्म फिल। फॉर्म फिल के बाद फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग के बाद साइट विजिट, साइट विजिट के बाद फाइनल नेगोशिएशन, फाइनल नेगोशिएशन के बाद क्लोजर। तो ये मेरी फनल होती थी उस समय, which today is used by every single broker in the country. 90% of channel partners have worked with me directly or indirectly in the top 7 cities because they are mostly ex India homes. फिर काफ़ी मेरे साथ JLL में आ गए, और उसके बाद काफ़ी एनोरॉक में आ गए, एंड अगर आज आप देखो स्क्वायर यार्ड्स, 360, एनारॉक, ये सारे एक्चुअली जो टैलेंट आया वो इंडिया होम से आया, जो 2012 में बनी थी। ओके। सर, आपने बड़ी आसान शब्दों में बोल दिया आप सीखने आए, लेकिन मुझे पता है आपने एनालॉग भी को फाउंड किया है, आपने जेएलएल का रेसिडेंशियल सीईओ रहे हैं, और ये हम जो रियल एस्टेट में अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, अभी आपने जो स्ट्रक्चर बताया, ये तो बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। तो सर, कैसे हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटी में इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि रियल एस्टेट से आगे बढ़कर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि नई दुनिया में, नए सिटीज़ में जो जॉब जनरेट होंगे, वो रियल एस्टेट में होंगे। तो कैसे होंगे? या आपने एग्ज़ाम्पल दिया है कि एज़ अ बैंकर टू रियल एस्टेट में आने से, एक प्रोफ़ेशनल आदमी के रियल एस्टेट में आने से क्या चेंजेस आए, जो आपने स्ट्रक्चर 2012 में बताया है। क्या हमें सीखना है आपसे, या क्या चीज़ हम सीख सकते हैं और क्या प्रोफ़ेशनल सीख सकते हैं इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, देखिए, आप रियल एस्टेट, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और आप अपने हाथों से काम करते हैं मनोज जी, तो यू नो यू आर बीइंग वेरी हम्बल। जैसे मैंने बोला, ऑब्वियसली मैं यहाँ सीखने आया हूँ और बहुत कुछ सीख भी चुका हूँ अभी तक। रियल एस्टेट में क्या होता है? रियल एस्टेट दूरदर्शिता वाला बिजनेस है। इट इज़ अ बिजनेस ऑफ विजन। कि आप बोलते हैं, बड़ा सिंपलिस्टिक इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो अगर आपको पता है कि अगले 5 साल के बाद उस एरिया में एयरपोर्ट आने वाला है, तो आप वहाँ पे अगर ज़मीन खरीद के बैठ जाएं, तो आपको पता है वो ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। करेक्ट? जी। जैसे जेवर एयरपोर्ट आया नोएडा में, या नवी मुंबई का एयरपोर्ट आया, अब वहाँ पर ज़मीनें लोगों ने 10 साल पहले खरीदनी शुरू कर दी। उसके बाद ज़मीनों की कीमत बढ़नी शुरू हो गई, उसके बाद प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए। जिस दिन जेवर एयरपोर्ट आया उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस तो बढ़ चुकी थी। तो विजनरी बिजनेस है, कॉमन सेंसिकल बिजनेस है, इसके लिए कोई ज़्यादा हाइपर इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। सो टियर 2 में जो आप जाएगा, ही इज़ अ विजनरी, इसलिए आप विजनरी हो, क्योंकि अब ग्रोथ जो है टियर 1 सिटीज़ की, आई विल नॉट से वो स्टैग्नेट हो गई है, बट वो शहर जो हैं अब आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स आ रही हैं, 15 मिनट सिटी आ रही है। आपका ऑफिस भी पास होना चाहिए, आपका घर भी पास होना चाहिए, होटल भी पास होना चाहिए, हॉस्पिटल भी पास होना चाहिए, स्कूल भी पास होना चाहिए। यही हमने भारतीय सिटी के अंदर किया। तो फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से दूर भी हैं। सो वहाँ पर अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का आ रहा है, क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत मुश्किल हो गया है, ट्रैफिक कंजेशन हो गया है। अब बैंगलोर इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कैचअप कर रहा है। आपको 10 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा लगता है। जब मैं इंदौर आता हूँ तो मुझे लगता है इंदौर इटसेल्फ इज़ एन इंटीग्रेटेड टाउनशिप। पास में ही बाजार है, पास में ही हॉस्पिटल है, पास में ही मॉल है, पास में ही ऑफिसेज हैं। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट करना शुरू करोगे,
तो ऑब्वियसली वो अच्छा करेगा, बिकॉज फाइनली ग्रोथ जो है इंडिया की वो अब भारत देगा, विच इज टीयर 2 सिटीज एंड टीयर 3 सिटीज। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, लास्ट ईयर जितने ये बड़े डेवलपर हैं, टीयर 1 डेवलपर्स हैं, कैटेगरी ए डेवलपर्स हैं, 50% लैंड इन्होंने टीयर 2 सिटीज में खरीदी है। वाह। इसीलिए गोदरेज ने भी यहाँ पर अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, जी। बिकॉज फाइनली बैंगलोर में, मुंबई में रियल एस्टेट की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं, लैंड की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हो चुका है और वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वहाँ लोग जाएंगे, राइट। सो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट को बढ़ावा देती हैं। तो अगर इंदौर में, चंडीगढ़ में, मैसूर में, लखनऊ में, जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, तो रियल एस्टेट वहाँ पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी और यही ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे, बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज in the business, in the growth is definitely going to be much higher in these kind of cities. And when you have entrepreneurs like this who are focusing on this kind of city, because आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जैसे जो entrepreneur हैं, जो businessmen हैं, वो सिर्फ एक तरीके से बिजनेस बनाकर पैसा नहीं बना रहे हैं, वो एक सोसाइटी को बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और फिर कोई माइक्रो मिट्टी को देखेगा और बोलेगा इंदौर में बहुत अच्छा काम किया, इसी तरह से कोई नई माइक्रो मिट्टी चंडीगढ़ में बनेगी, कोई नई माइक्रो मिट्टी मैसूर में बनेगी। सो इट कैन बिकम अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग पीपल द वे, एंड द ग्रोथ इज गोइंग टू बी इन टीयर 2 सिटीज। सर, माइक्रोमिटी में एक विजन है कि यूथ का पैसा बनना चाहिए। जैसे इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बने तो फिर आम आदमी वापस बाहर ना रह जाए इस ग्रोथ से। तो आपने एक बड़ी सिंपल शब्दों में चीज़ें बोली कि रियल एस्टेट में आपको सिर्फ एक लैंड लेके बैठ जाना है और 10 साल में वो डबल हो जाता है या कहीं भी एक रिटर्न बेटर आता है। लेकिन यूथ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उससे फास्ट मनी बनाना है ना? जैसे हम स्टॉक्स में देखते हैं, F&O कर रहा है, फास्ट मनी बनता है। तो ये एक कैसे आप मैसेज देना चाहेंगे कि एक फाइनेंस का बेसिक, आप तो बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, फाइनेंस का बेसिक इन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप डाइवर्सिफाई करो, है ना? तो हम बोलते हैं रियल एस्टेट में आप डाइवर्सिफाई करो। मेरा तो एक लाइन है, आधा ख्वाब आधी ज़मीन। आधा ख्वाब मतलब आप यूथ को रोक नहीं पाओगे, स्टॉक मार्केट में डालेगा ही, लेकिन आधा ज़मीन में डालो। और आप ये वैलिडेट कर रहे हो कि सिर्फ एक वेट पीरियड टाइम है, आप रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा बनता है। लेकिन यूथ को इसको कैसे समझाएंगे कि क्यों करना चाहिए, क्यों रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या क्यों कुछ चीज़ें वेल्थ से रिलेटेड टाइम गैप में देखिए, रखना चाहिए? वेल्थ मैनेजमेंट जो है ना, इट इज़ अ एसेट एलोकेशन थ्योरी। मैंने अपना करियर में मैक्सिमम वेल्थ मैनेजमेंट किया है। मैं सिटी बैंक में आई वाज हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, आई वाज द नेशनल हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इन ICICI बैंक, आई वाज द हेड ऑफ प्राइवेट वेल्थ इन फॉर वेस्ट फॉर डॉइचे बैंक। वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है? वेल्थ मैनेजमेंट होती है, आप कस्टमर के पास गए, आपने उस कस्टमर की प्रोफाइलिंग की, आपने देखा उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, अग्रेसिव है, मॉडरेट है कि कॉन्जर्वेटिव है, राइट। प्रोफाइलिंग करने के बाद आपने बोला आप डाइवर्सिफाई करो अपना पोर्टफोलियो। आप डाइवर्सिफाई करो तो आपके पास डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होनी चाहिए। इंडिया का जो HNI है उसका 70% पैसा रियल एस्टेट में है, जो HNI है, बिकॉज और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आज आप टीवी के ऊपर ऐड देखें, द वे द मार्केट इज़ काफ़ी इरेटिक है, वॉलेटाइल है, मल्टी एसेट फंड बहुत बिक रहा है। मल्टी एसेट फंड क्या है? बोलते हैं जी हम थोड़ा पैसा डेट में डाल रहे हैं, थोड़ा इक्विटी में डाल रहे हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा सा एक सेल्स प्रेजेंटर बनाना है और यूथ को ये बताना है कि देखो भाई, यू डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। और मैं आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, या मैं आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जहाँ पर भाई जैसे ही आदमी के दिमाग में रियल एस्टेट आता है, वो सोचता है 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया। अब यूथ के पास 1 करोड़, जब मैं यूथ था मेरे पास तो था नहीं 50 लाख या 1 करोड़।
हम तो बैंक में थे, तो हमें बैंक से सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे लोन मिलता था, तो मैंने 28 साल की उम्र में अपना पहला फ्लैट खरीदा था। बट उसके अंदर मेरा 90% फंडिंग बैंक से आई थी 2% पे, राइट? दैट वाज अ पर्क दैट अ बैंक यूज्ड टू गिव। तो अभी आप अगर यूथ के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि देखो, आपका एक मल्टी एसेट में पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है, आप 25 साल के हो या 30 साल के हो, आपका 20 रुपया एफडी में होना चाहिए, 30 रुपया आपका इक्विटी में होना चाहिए, 20 रुपया आपका गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड नहीं, देख लीजिए पिछले 1 साल में 70% की रिटर्न देती है। जी। और बाकी 30 रुपया आपका रियल एस्टेट में होना चाहिए। और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिसके अंदर आपको 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। अगर आपके पास 5 लाख रुपया भी है तो आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो रोबस्ट रियल एस्टेट की मार्केट है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाउ यू हैव टू teach the youth is to tell that person or the youth that रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह से माइक्रो मिट्टी आ रही है, आपको 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज जैसे ही आप रियल एस्टेट बोलते हो, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट कम्स टू समबडीज माइंड इज वेरी हाई। So the education has to be that one, you have a platform where somebody can invest 5 lakhs, 10 lakhs, जिसको आप फ्रैक्शनल ओनरशिप बोल सकते हो, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उनको समझा सकते हो फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या है। और उनको ये भी समझा सकते हो कि आपके पास जो टोटल वेल्थ है उसका कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में होना चाहिए। वो समझ जाएगा और वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो एज यू राइटली सेड, लॉट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ community programs, lot of one-to-many programs where you guide, educate, and this is a great way of contributing to the Indian society. And this is a great way of moving people from middle class to upper middle class and upper middle class to maybe an upper class. सर, आप बीसीडी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भी हैं। थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बताइए कि हाउ इज़ इट डिफरेंट? और वो मैं लर्निंग लेना चाहता हूँ अगेन टियर 2 टियर सिटी में बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स भी हैं यहाँ पर, उनके लिए भी कि आप क्या नया बना रहे हैं, या आपने पास में भी आपने सुप्रीम कोर्ट भी बीसीडी ग्रुप ने बनाया है, तो कुछ मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। सो बीसीडी ग्रुप एक 70 साल से ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जैसे आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट बीसीडी ग्रुप ने बनाया है, दिल्ली हाई कोर्ट बीसीडी ग्रुप ने बनाया है, ओबरॉय होटल बीसीडी ग्रुप ने बनाया है, बेंगलोर में डायमंड डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाया है, और कोरामंगला स्पोर्ट्स स्टेडियम जो इंडोर स्टेडियम है वो बीसीडी ग्रुप ने बनाया है। मिडिल ईस्ट में बहुत काम किया है। आज की डेट में बेंगलोर के अंदर काफ़ी लीडिंग डेवलपर्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। और अब हम खुद डेवलपमेंट के अंदर आए हैं और हमने बेंगलोर के अंदर एक 70 एकड़ की बीसीडी सिटी लॉन्च की है, जिसके अंदर 900 अपार्टमेंट बन चुके हैं, जो हमने फॉक्सकॉन, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उनको हमने रेंट पे दिया है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जिसके ऊपर हम रेंटल रिटर्न्स भी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और वहाँ पर फिर प्लॉट्स भी आए हैं, प्लॉट्स बेचे हैं हमने, अब विलाज आएंगे, और वो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। सो दिस इज़ व्हाट बीसीडी ग्रुप इज़। और हमारा एम यही है कि हम आने वाले टाइम में एक पैन इंडिया डेवलपमेंट कंपनी भी बने। और हमारी स्ट्रेंथ हमारी कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज अगर आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से आती है तो आप एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाता है बहुत अच्छे से। सो उसका एक बहुत बेनिफिट मिलता है हमारे को। सर, एक बैंकर के बीसीडी ग्रुप में आने से क्या डिफरेंस आया है? मेरे ख्याल से अभी तो बहुत जल्दी होगा, बट ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। वो पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, और अभी हम थोड़ा स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, और मेरा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर है, बिकॉज दैट इज मोर अ B2C बिजनेस and construction is more of a B2B business. But BCD के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी मैं ही सीख रहा हूँ ज़्यादा। तो कुछ
ऑब्वियसली जो मेरी लर्निंग्स हैं एज अ डेवलपर, बिकॉज मैं 4 साल सीईओ था भारतीय का, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स। 150 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर मैं 12 मिलियन रेजिडेंशियल मैनेज कर रहा था। तो वो सारे बेनिफिट आते हैं कि वो डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। पर सर जैसे ये ग्रुप है आपका बीसीटी और आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बताए, तो यू स्केल्ड, तो डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। हम जब टीयर 2 में आते हैं तो बहुत सारे डेवलपर्स 1 2 3 प्रोजेक्ट में आके रुक जाते हैं। क्या वो 3 लर्निंग होनी चाहिए जो आपने ग्रुप में सीखी है या सिखाई? आप बड़े हम्बल हैं बोलने में कि आप सीख रहे हैं, बट क्या हम सीख सकते हैं जिससे स्केलिंग हो पाए? आज कोई यंग डेवलपर हमारे जैसा भी अगर बोलता है आज मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, व्हिच इज़ वेरी चैलेंजिंग इन इंडिया, टीयर 2 में तो और भी ज़्यादा है, खास करके सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन तो अपने तरीके से कर चुके, तो क्या 3 चीज़ें एक यंग जनरेशन जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में आना चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है, जो स्केलिंग में काम में आ सकती है, जो हम आपसे सीख सकते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन बड़ा टफ बिजनेस है और इसके अंदर मार्जिन भी 6 से 8% तक के होते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप कैसे स्केल कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको प्रोसेस सेट करना पड़ता है। जब तक आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप स्केल नहीं कर सकते। जितनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिलिप्स इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है, सिंगापुर में भी ऑपरेट कर रहा है, थाईलैंड में भी ऑपरेट कर रहा है, जर्मनी में भी ऑपरेट कर रहा है, यूएस में भी ऑपरेट कर रहा है। कितनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीनेशनल बनी है? बिकॉज हम कहीं ना कहीं जाके प्रोसेस को अहमियत देनी कम कर देते हैं। कितने मल्टीनेशनल बैंक्स हैं जो इंडिया ने क्रिएट किए हैं? बहुत कम, शायद किए ही नहीं है। So scalability, but there are very good Indian companies which have done very well. Tatas, Birlas, Godrej, Bajaj, ICICI, HDFC. All of these organizations are good organizations based on two things: strong team, strong leadership, strong processes, strong corporate governance. एंड देन योर एबिलिटी टू कट कॉपी पेस्ट के अगर हम लेंगे कंस्ट्रक्शन तो ये हमारा स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा, ये स्टेप 4 होगा, ये स्टेप 5 होगा। इतना पैसा लगेगा, इतना फाइनेंशियल क्लोजर होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मिल जाता है, कैपिटल से बिजनेस नहीं बनते, कैपेबिलिटी से बिजनेस बनते हैं। और कैपेबिलिटी के अंदर सबसे पहले लोग आते हैं और लोग के अंदर सबसे पहले लीडरशिप टीम आती है। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, दे विल बिल्ड द प्रोसेस, दे विल इंप्लीमेंट द प्रोसेस एंड देन कैपिटल विल सपोर्ट इट। सो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर सबसे टफ काम लीडरशिप ही है, जो आपने बोला सबसे आसान है टू डेवलप अ लीडरशिप, खास करके टीयर 2 सिटी में जहाँ स्किल सेट का भी अभाव है। तो फिर इसी में मेरा प्रश्न है सर, आप भी तो लीडरशिप टीम ग्रो कर रहे होंगे, हालांकि बनी हुई है बीसीडी की, पर आप ग्रो कर रहे ग्रो हैं, तो कर रहे क्या हैं। आप टीयर 2 टीयर 3 में भी देख रहे हैं या वहाँ भी करते हैं? क्या देखते हैं आप लोगों में बहुत जब? मुश्किल है लीडरशिप, अच्छी टीम बनाना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट इजी। टीयर 1 सिटीज के अंदर ऑब्वियसली द बेस्ट टैलेंट wants the best buck for the money. दूसरी चीज क्या है कि पहले दैट अमाउंट ऑफ टाइम पीपल यूज टू स्टिक टू वन कंपनी वाज मोर। अब लोगों को हायर करना एक चैलेंज है, रिटेन करना दूसरा चैलेंज है। और जब कंपनी बढ़ रही होती है तो कंपनी के बहुत चैलेंजेस होते हैं। पीपल डोंट वांट टू टेक द टफ रूट। तो 99% लोग आपके जैसे नहीं होते हैं। 99% लोग खास करके हिंदुस्तान में होते हैं कि पढ़ेंगे उसके बाद नौकरी करेंगे। अब नौकरी करेंगे तो वो कंफर्ट जोन वाले लोग होते हैं। तो जब वो कंफर्ट जोन वाले लोग होते हैं तो बोलते हैं कि एस्टैब्लिश्ड कंपनी में काम करेंगे, ताकि सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, टाइम पर तनख्वाह मिलेगी, जो बोला गया वो करेंगे। क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप में काम करोगे तो स्टार्टअप के अपने चैलेंजेस होंगे, वो चैलेंजेस ही एम्प्लॉय हैंडल कर सकता है। तो जैसे ही उनको चैलेंज दिखता है वो छोड़ देते हैं। सो इट इज अ catch-22 काइंड ऑफ सिचुएशन।
और टियर 2 के अंदर मुझे लगता है आसान है ये करना देन टियर 1, बिकॉज वहां पर देखिए एजुकेशन इज ओवररेटेड। जस्ट बिकॉज कोई आदमी आईआईटी से है, आईएम से है, आईवी लीग से है, नहीं तो फिर उन सबको फॉर्च्यून 500 का सीईओ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। एंड intention and hard work is underrated. And the most important thing what people can do in tier 2, like people like you, Manoj, is to create such a culture that people want to work with you. जैसे मुझे आज आपके ये गीतांजलि ने बोला कि मैंने कहा शी सेड मैं बॉम्बे में थी 10 साल। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर इंदौर में दिल लग गया? कहती है नहीं, इंदौर में तो दिल नहीं लगा, बट शायद माइक्रो मिट्टी में लग गया। Which is a very good feedback. People want an environment where they are respected. People want an environment where what they are doing is being recognized. Not all the time. It is part of the culture. और अगर टियर 2 के अंदर आप ये कल्चर क्रिएट करते हो और उसके बाद आप एक 10वीं पास 12वीं पास आदमी भी लेके आओ, एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी लेके आओ, उसको अच्छे से ट्रेन करो, ग्रूम करो, अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी सिखाओ, अच्छी हिंदी बोलनी सिखाओ। और ये अंग्रेज़ी भी थोड़ी ओवररेटेड है। जस्ट बिकॉज समबडी डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डजंट मीन ही इज़ नॉट गुड। एंड टियर 2 सिटीज़ के अंदर आई डोंट थिंक like South में English is important because the languages are very tough. So English becomes a common language. अब इंदौर के अंदर हिंदी is a common language. So that is fine, that is perfect. तो आप लाइए, कल्चर क्रिएट कीजिए ताकि जब लोग आपके पास आए तो लंबा टिके, ताकि जब वो आपसे सीख लें और जब उनको कंट्रीब्यूट करने का टाइम आए तो वो आपको छोड़ के ना चले जाए। और हमें लगता है इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क पड़ता है। सो यू क्रिएट अ कल्चर, गिव देम जॉब। आपका खर्चा कम है इंदौर में, सैलरी एक्सपेक्टेशन कम है, आप एक ट्रेनिंग दीजिए, उनको सिखाइए, एक रेगुलर ग्रोथ दीजिए। आधे ख्वाब आधे जो भी आप बोल रहे थे, आधा ख्वाब आधा जमीन। हाँ, आधा ख्वाब आधा जमीन, जो भी है, इन सबके बहुत ख्वाब हैं। एंड पीपल वंस दे आर ट्रेन्ड, दे आर रिस्पेक्टेड, and you can generate loyalty, you can create wonders, because finally people have to deliver. सर आपने A to Z बुक भी लिखी है और आपने शायद 2 किताबें और लिखी, एक शार्क टैंक पर भी आई थी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर, क्या मैसेज है उसके अंदर? नहीं, मैंने किताब इसलिए लिखी थी मनोज, क्योंकि तब मैं सीईओ था जेएलएल का। आई रियलाइज कि कोई किताब ही नहीं थी रेजिडेंशियल पे। तो मैंने पहली किताब लिखी A to Z ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। जब वो बन के आ गई तो मुझे बड़ी ख़राब लगी वो किताब। अच्छा। लोगों को अच्छी लगी, बट मैं 2-3 बार देखी, मैं पढ़ता था, मैंने कहा ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, बट अच्छी नहीं है यार। कुछ 300-400 रुपए की किताब बिकती है, अभी भी काफ़ी बिकती है। Then I worked a little harder. Then I created this series called Master Residential Real Estate. वो अच्छी लगती है मुझे। So उस किताब ने बहुत अच्छा किया। कुछ 1500 रुपए की किताब है, अच्छी बिकती है। लाइब्रेरीज, रियल एस्टेट कंपनीज, चैनल पार्टनर्स, डेवलपर्स, इंडस्ट्री ने बहुत रिस्पेक्ट दी उसको। फिर मैंने लिखी मास्टर कमर्शियल रियल एस्टेट, विच इज़ अगेन डूइंग वेरी वेल, हाईली रिस्पेक्टेड। काफ़ी कंटेंट पे काम किया। जो पहली किताब थी उसको लिखने में मुझे 5 साल लग गए, क्योंकि आई हैड अ हैबिट ऑफ यूजिंग अ डायरी, तो काफ़ी कुछ इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो, व्हेन कोविड केम, सो आई सेड यार इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो करते 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 वो किताब लिखी और फिर ये दोनों किताबें लिखी जो अच्छा कर रही हैं। बिकॉज देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम दैट आई वाज सॉल्विंग, बिकॉज देयर वाज नो बुक ऑन रियल एस्टेट। और जो बाकी ये जो दूसरी किताबें हैं, इनका लिखने का ढंग, इनका डिज़ाइन ऐसा है कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड जैसे अगर आप कोई नए लोग लेके आते हैं, एंड इफ यू आस्क देम टू रीड दैट बुक, उनकी एक इंडक्शन हो जाती है रियल एस्टेट के अंदर। काफ़ी जो बेसिक लेवल क्वेरीज हैं वो आंसर हो जाती हैं। सर आपने बात बात में मुझे बोला था कि आप हर वीक स्टार्टअप्स को मना भी कर देते हैं,
तो क्या स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स से ज़्यादा वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं इसलिए मना कर देते हैं, या क्या रीजनिंग है आपका? नहीं देखो, स्टार्टअप जो भी कर रहा है वो बहुत तगड़ा बंदा है, तो मेरे हिसाब से वो मेरे से तो काफ़ी बेटर लोग हैं। तो मैं व्हेन आई सेड कि मैं मना कर देता हूँ, मेरा कहने का मतलब था कि क्या होता है कई बारी द फाउंडर एंड द advisor, there has to be a wavelength match. So it's like a marriage, it's a very long term thing. So sometimes you don't align with them because कई बारी आपको बिजनेस मॉडल लगता है कि स्केलेबल नहीं है, कई बारी आप ही के पास टाइम नहीं होता है, और कई बारी आपको इंस्टेंटली लगता है कि यार ये अलाइनमेंट भी है, बिजनेस मॉडल भी है, यू नो अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, मेरा बहुत दिल है उन लोगों के साथ काम करने का, आई वर्क वेरी क्लोजली विद देम, बट जहाँ पर लगता है कि यू नो आई कैन नॉट ऐड वैल्यू rather than the other way around, because a lot of people reach out to me in fintech, in prop tech, बट जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता तो मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि यार यू नो यू शुड फाइंड somebody other person who can directly add more value to your business. और जहाँ मुझे लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मेरी अलाइनमेंट फाउंडर के साथ, मुझे लगता है कि यू नो आवर वैल्यू सिस्टम इज़ द सेम, बिकॉज क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपका स्किल सेट जो है अलग होना चाहिए और वैल्यू सिस्टम सेम होना चाहिए. सो स्किल सेट शुड बी द सेम एंड वैल्यू स्किल सेट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड वैल्यू सिस्टम शुड बी द सेम. तो जहाँ पर वो होता है हम आगे बढ़ जाते हैं. सर, आपका इतना वेरिड एक्सपीरियंस है फ्रॉम बैंकिंग टू रियल एस्टेट, क्या लगता है किस तरह की स्टार्टअप्स आप देखना चाहते हैं कि इंडिया में इस तरह की स्टार्टअप्स स्टार्ट होने चाहिए? देखिए पहली बात तो मेरा कोई हक नहीं बनता है इसके ऊपर बोलना, बिकॉज बिकॉज जो स्टार्टअप करते हैं उनमें बहुत हिम्मत है. तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ मल्टीपल स्टार्टअप्स माई सेल्फ, but I have not been a founder. I have been a co-founder of Anarock and I know how tough it is. But finally स्टार्टअप्स के अंदर क्या है कि जो हर आदमी बोलता है कि देयर शुड बी अ बेसिक प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग. जैसे आप एक यूथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि उसका भी पैसा बनना चाहिए और उसका रियल एस्टेट में उसको एजुकेट करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए. राइट, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग. सो कोई भी स्टार्टअप है उसके अंदर अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपके पास एक अच्छी टीम है, उसके बाद सक्सेसफुल हो या ना हो दूसरी बात है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज द प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पास बूटस्ट्रैप रहकर हिम्मत है आगे बढ़ने की, तो आप किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल कर सकते हो. और कई बार जी हर बिजनेस नहीं सक्सेसफुल होता, बट जो लर्निंग उस स्टार्टअप से आती है, कई लोग हैं जिनका एक स्टार्टअप फेल हुआ, दूसरा हुआ, बट तीसरा सक्सेसफुल हुआ. सो ग्रिट और डिटर्मिनेशन की गेम है स्टार्टअप के अंदर. तो मैं जनरली फाउंडर के अंदर ये देखता हूँ कि इसके अंदर ग्रिट और डिटर्मिनेशन कितनी है, हिम्मत कितनी है, और अपने प्रोडक्ट को लेकर पैशन कितना है, अपने बिजनेस से कितना प्यार है. सर, आपने प्रॉपटेक भी देख लिया, फिनटेक भी देख लिया। प्रश्न मेरा पहला वाला फिर भी वही है कि इतना सब देखने के बाद में भी कहीं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती होंगी जहाँ पे यूथ को आना चाहिए। ये ग्रिट, डिटर्मिनेशन बिल्कुल चाहिए, बहुत सारे लोगों में है। फिर भी लोगों को अभी पता नहीं चलता कि करना क्या है। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ इंदौर में चाय के कैफ़े खुलते ही जा रहे हैं। तो यूथ चाय की दुकानें खोल रहा है। क्योंकि आपने इतना जीवन देखा और इतना जीवन व्यतीत करा है, मुझे आपसे कुछ आंसर चाहिए कि ये सेक्टर से मनोज जहाँ पे यूथ को देखना चाहिए। इस समय मनोज हर सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है. आपका जैसे नाम है माइक्रो मिट्टी, हर सेक्टर में माइक्रो अपॉर्चुनिटीज़ हैं. चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, आई विल नॉट गो इनटू कैपिटल गुड्स, एंड चाहे वो एफएमसीजी है.
चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो क्विक कॉमर्स है। आप देखिए, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट। हम्म, पहले ज़ेप्टो और ब्लिंकिट नहीं था, ये आए। जी। तो पहले ई कॉमर्स था, ई कॉमर्स से क्विक कॉमर्स आया, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट आए। अब ज़ेप्टो का एक ज़ेप्टो कैफ़े है। हम्म, उन्होंने बोला हम दूसरों के रेस्टोरेंट्स में जाके ऑर्डर ले रहे हैं, उनका अपना कैफ़े है। आप ज़ेप्टो की ऐप पे जाते हो, वहीं पर आ जाता है, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, ब्ला 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 ब्ला, एंड 50% ऑफ ऑर्डर्स टुडे ऑन ज़ेप्टो आर फ्रॉम ज़ेप्टो कैफ़े। हम्म, So it is all about backward integration, forward integration, backward integration, forward integration. हम्म, सो अपॉर्चुनिटी ऐसे बोलना कि किसमें है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, से फॉर एग्जांपल इन रियल एस्टेट क्यों अपॉर्चुनिटी है? आज की डेट में ओवरऑल रियल एस्टेट इज अराउंड $450 मिलियन। 2030 तक $1 ट्रिलियन होगा। $1 ट्रिलियन का मतलब है कि रियल एस्टेट डबल हो जाएगा। अब बैंगलोर, बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, हैदराबाद, पूना, मुंबई, ये तो डबल होने से रहा, बिकॉज ये पहले ही बहुत ऊपर है। 450 के अंदर 350 शायद इसी का है। तो ये कैसे डबल होगा? जब टीयर 2 सिटीज ग्रो करेंगी, टीयर 3 सिटीज ग्रो करेंगी। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज क्यों ग्रो करेंगी? आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। बेसिकली रियल एस्टेट ग्रोज बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इंडिया में विद मिस्टर गडकरी, विद एयरपोर्ट्स जबरदस्त हो रही है। कॉस्ट ऑफ एंटरिंग अ बिजनेस इन अ टीयर 2 सिटी इज लेसर देन अ टीयर 1 सिटी। एंड अगर आपको 500 मिलियन से 1 ट्रिलियन होना है, तो कैसे हो गया? जो टॉप 7 सिटीज हैं वो टॉप 10 में कन्वर्ट होंगी, वो टॉप 15 में कन्वर्ट होंगी। अभी आप जीसीसी देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, 40% जीसीसी इंडिया में है। अब वो जीसीसी पहले टॉप 7 सिटीज में जाते थे, अब वो टीयर 2 सिटीज में जा रहे हैं। अब कल आकर अगर यहाँ पर एक्सेंचर अपना ऑफिस खोल लेता है या विप्रो अपना ऑफिस खोल लेता है, क्योंकि उनको भी लोअर कॉस्ट में, लोअर प्राइस में बेटर टैलेंट चाहिए। So how will they grow? They will come to smaller cities. When they will come to smaller cities, you need housing. Housing आएगी, you need hospitals. Hospitals आएंगे, you need retail. Retail आएगा, advent of AI, advent of technology. Everything has to be on fingertips. सो इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी का बूम आया है वो बहुत जबरदस्त है। इट इज ओनली इन इंडिया दैट यू कैन इवन ऑर्डर अ 25 रुपी ब्रेड ऑन ब्लिंकिट। गुड और बैड आई डोंट नो, बट इट इज ओनली इन इंडिया। सो आई एम कमिंग बैक टू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से ही पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री आफ्टर फार्मिंग, and it is going to double in the next 5 years. If it doubles in the next 5 years, cement, steel, brick, entertainment, hospitality, everything has to grow. So इस समय तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू डिसाइड आपका इंटरेस्ट कहां पर है। अब लोग कैफेज क्यों खोल रहे हैं? बिकॉज दे आर टेकिंग द इजियर पाथ। सो यू हैव टू टेक अ पाथ विच इज लेस ट्रेवल्ड। अब उसके अंदर रिस्क ज्यादा है, बट नो पेन नो गेन। बट आप इंडिया में रहकर अगले 4-5 साल में अगर आप और या हमारा यूथ तरक्की नहीं करेगा, तो वो यूथ की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे काफी लोग ग्रो करेंगे। जैसे आप ही ने बोला कि अभी जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो अब ये हो गई है कि मिडिल क्लास पुअर है। रोटी कपड़ा मकान का इतना टेंशन नहीं है जी। शायद बहुत इंटीरियर्स में हो, ट्राइबल एरियाज में हो। So there is lot of growth that is expected in India in the next 5 years to a decade. सर, आप सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया से आते हैं और इंदौर के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? इंदौर के लिए तो यही मैसेज है कि यार आप लोग का खाना बहुत अच्छा है,
बनाते रहिए, लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी आया हूँ मुझे लगता है पीपल आर वेरी सिंपल, पीपल आर वेरी वार्म, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, पीपल आर एजुकेटेड. It is one of the most upcoming cities of the country. एजुकेशन हब है, इंडस्ट्रियल हब है, मैं बहुत डेवलपमेंट देख रहा हूँ, कुछ नेशनल डेवलपर्स भी आ रहे हैं. तो मेरा तो यही मानना है कि यू कैन बी टुमारोज सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, यू कैन बी टुमारोज दिल्ली, यू कैन बी टुमारोज बैंगलोर, यू कैन बी टुमारोज मुंबई. मैं अपने आप आई बिलोंग टू चंडीगढ़ एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ ग्रोथ Chandigarh, Mohali, Panchkula have seen because हिमाचल, हरियाणा, पंजाब पूरे का पूरा का जॉब जनरेशन इस समय चंडीगढ़ के अंदर हो रहा है एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ ग्रोन. सो मध्य प्रदेश की आई थिंक नंबर 1 सिटी है. चाहे भोपाल 3 घंटे ये यहाँ से, बट भोपाल इज़ अ लिटिल स्लोअर देन इंदौर. पूरा मध्य प्रदेश का बच्चा पढ़ने इधर आता है, तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है. मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ही क्यों, पूरे इंडिया से लोग इधर पढ़ने आए. अभी जो आपके Tier 1 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT भी है बैंगलोर में, इंदौर में है, IIT है, IIM है, IIT है, IIM है. आ चुका है. सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्राइट फ्यूचर है. स्पेशली जो लोग हैं इंदौर के, वो बहुत मुझे लगता है रिलेटिवली प्रोफेशनल हैं, अच्छा करना चाहते हैं. छोटे शहरों की प्रॉब्लम क्या होती है कि थोड़ा आराम प्रस्त होता है क्योंकि वो शुरू से रहा है, बट वो करते करते जब एस्पिरेशंस बढ़ती हैं तो वो चेंजेस भी आएंगे. बट आई थिंक इंदौर इज़ गोइंग टू बी अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया फॉर श्योर. और मेरा यही मैसेज है दैट वी वांट मोर मनोज in Indore. We want more people from Indore to do entrepreneurial stuff, and if the government keeps on supporting all of you, magic is going to happen. सर, ये आपका प्यार है और ये इंस्पायरिंग आपका है हम लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए. छोटे से बुलावे पे आप आ गए, प्योर सच बिक गए, आपने हम्बली बोल दिया आप सीखने आए. ये हम यूथ को भी सीखने की बात है. और आप बेंगलुरु से इतना टाइम निकाल के हमारे लिए पूरा दिन देख रहे हैं. आई एम श्योर कि आपके पास हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बट आई एम श्योर कि ये मैसेज और ये आपका पॉडकास्ट बहुत सारे यंगस्टर्स तक जाएगा कि हम्बल कैन बी समबडी ऑन द टॉप लेवल. और वी होप कि आपका ये प्यार सभी यंगस्टर्स को मिलता रहेगा, सारे स्टार्टअप्स को मिलता रहेगा. और इंदौर इसके लिए आपके लिए सर बहुत बहुत आभारी है सर. थैंक यू वेरी मच. नो, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एंड आई थिंक मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने देखा आप लोग क्या कर रहे हैं, तो सीरियसली आई वांटेड टू कम एंड मीट यू एंड अंडरस्टैंड बेटर कि माइक्रोमिट्टी क्या कर रहा है. और जिस तरह से आप लोगों ने पेन्स लिए हैं मुझे बुलाने के, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. और मेरे पास बहुत टाइम है. जो लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, उनके साथ कुछ गड़बड़ है, बिकॉज टाइम तो निकालना पड़ता है. एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट सच entrepreneurial and dynamic people like you, and I wish your company and you all the very best. Thank you very much sir. Thank you. Thank तो आज की ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी. यह दृष्टिकोण, अनुभव और भारत के भविष्य पर एक संवाद था. श्री अश्विंदर आर सिंह जैसे लीडर से संवाद करना हमें ये याद दिलाता है कि रियल एस्टेट केवल ईंट और सीमेंट का व्यापार नहीं है. यह भरोसे, नीति और नेतृत्व का निर्माण है. उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जहाँ विरासत हो वहाँ दृष्टि भी होनी चाहिए. जहाँ सफलता हो वहाँ सेवा का भाव भी जरूरी है. माइक्रोमिट्टी की ओर से हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, केवल हमारे स्टूडियो में आने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों से हमें समृद्ध करने के लिए. इंदौर से भारत तक की इस यात्रा में आपका यह योगदान हमेशा हमारे साथ रहेगा. धन्यवाद और जुड़ते रहिए माइक्रोमिट्टी के साथ, जहां हम सिर्फ जमीन नहीं विचार भी बनाते हैं. नमस्कार. Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.